अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने सत्ता के बारे में देखा था। सत्ता रिलेटेड अलग अलग देखा था। मोहिनी कर्म की 28 प्राकृतिक सत्ता वाले, 4 से 7 गुणस्थानवर्ती क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव 24 की सत्ता वाले भी हो सकते हैं। A4 का की भी संयोजना कर दी हो, सत्ता से रहित हो जाने पर 24 प्राकृतिक सत्ता, मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता से रहित होने पर 23 और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता खत्म कर दी हो तो 22। फिर हमने देखा था मिथ्या दृष्टि जीव की क्या क्या अवस्था हो सकती है। तो मिथ्या दृष्टि 28 प्राकृतिक वाला भी हो सकता है। पहले तो अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो वो 26 प्राकृतिक रहेगा। और अगर मान लेते हैं कि ये सादी है, उसने अभी उसके पास सत्ता में 28 प्रकृतियां हैं, मतलब सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी भी है, तो ऐसी 28 प्राकृतिक सत्ता वाला उद्वलना करने के पश्चात सबसे पहले उद्वलना करता है सम्यक वेदनी की। तो सम्यक वेदनी की उद्वलना करने के पश्चात 27 वाला होता है। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व की उदलना करने वाला 26 वाला हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या 27 प्राकृतिक सत्ता वाला जीव सम्यक मिथ्यात्व की उद्वलना कर चुका है, तो हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व की उद्वलना सम्यक वेदनी के पहले नहीं होगी। अगर वो 28 से 27 बना है तो इसका मतलब है कि वो 27 प्राकृतिक सत्ता तभी है जब उसके सिर्फ सम्यक वेदनी का क्षय हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी सत्ता में है। पर अगर हम बोले कि 27 प्राकृतिक सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय कर दिया है क्या, सम्यक वेदनी की सत्ता है क्या, तो ऐसा नहीं होता। पहले सम्यक वेदनी की उद्वलना होती है, उसके बाद ही सम्यक मिथ्यात्व की उद्वलना होती है। ठीक। फिर ये बाकी हमने बात करी थी कि पहले यथा प्रवृत्त संक्रमण रहता है, यथा प्रवृत्त संक्रमण के बाद उद्वलना संक्रमण होता है, उद्वलना संक्रमण का जो अंतिम समय होता है वो सर्व संक्रमण होता है। उसके बाद जो स्थिति बची है एक आवलिका की बची है, उसके आगे संक्रमण नहीं होगा, एक आवलिका में संक्रमण पॉसिबल नहीं होता। तो वो जो एक आवलिका मतलब उसकी सत्तागत स्थिति एक आवलिका शेष है, उसमें स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा क्षय को प्राप्त होता है। स्त्रीबुक संक्रमण क्यों होता है, स्त्रीबुक संक्रमण क्यों होता है? अगर सत्ता को क्षय करना है तो उदय भी तो हो ही सकता था। सम्यक वेदनी का लास्ट में उद्वलना संक्रमण, मतलब पहले यथा प्रवृत्त संक्रमण होता है, मिथ्यात्व में आने के अंतर मुहूर्त तक। कल हमने देखा था ना, अगर कोई जीव मिथ्या दृष्टि बना तो मिथ्या दृष्टि बनता है, संक्रमण तो हमेशा ही चलता रहता है। मिथ्या दृष्टि बनता है और मिथ्या दृष्टि बनते ही अंतर मुहूर्त काल तक तो वो उद्वलना नहीं करता। उसके बाद जो स्टार्ट करता है वो कहलाता है उद्वलना संक्रमण। तो तब तक जो अंतर मुहूर्त का काल है उस काल तक क्या करता है, तो उस काल तक जो संक्रमण होता है वो यथा प्रवृत्त संक्रमण कहलाता है। यथा प्रवृत्त क्यों होता है, विध्यात क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विध्यात में एक बात तो भाव स्वभाव से वाली बात भी नहीं हो रही है, बंध विच्छेद वाली बात भी नहीं हो रही है। यथा प्रवृत्त संक्रमण के पश्चात उद्वलना संक्रमण करता है और पीएबी काल तक उद्वलना संक्रमण करने पर वो सम्यक वेदनी की सत्ता को क्षय कर देता है। तो इस पीएबी काल में जो लास्ट समय होता है, मतलब एक ये जो लास्ट समय का क्षय है, इस पूरे पीएबी काल में एक समय कम तक के काल में तो उद्वलना संक्रमण होता है, लास्ट समय में जो संक्रमण होता है वो सर्व संक्रमण होता है। सर्व संक्रमण मतलब अब उसके आगे कोई भी संक्रमण नहीं होगा, मतलब ये लास्ट संक्रमण है। अगर ये लास्ट संक्रमण है तो अब क्या है, संक्रमण कब ही खत्म होगा? बाकी तो कंटिन्यूअसली हमने कहा संक्रमण चलता रहता है, संक्रमण तभी खत्म होता है जब स्थिति एक आवलिका शेष बची है। तो इसीलिए अब यहाँ इसके आगे कोई संक्रमण संभव है ही नहीं। तो होगा, तो इन समय के प्रदेशों को स्टीबुक संक्रमण के द्वारा क्षय को प्राप्त होते हैं। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्टीबुक संक्रमण क्यों आवश्यक है, क्यों बोला कि आप स्टीबुक संक्रमण से ही क्षय को प्राप्त होंगे? क्योंकि वो अनुदयमान प्रकृतियां है, वो उदय में नहीं आएंगी। क्योंकि वो अनुदयमान प्रकृति, अगर वो विपाक उदय से क्षय होने वाली होती तो वो विपाक उदय से क्षय हो जाती, अगर वो उदयमान प्रकृति होती तो। लेकिन विपाक उदय प्रकृति नहीं होती तो जो भी विपाक उदय प्रकृति नहीं है
तो उसका क्या होता है, प्रदेशोदय मतलब संक्रमण होता है। लेकिन संक्रमण यहाँ पर हमें जो संक्रमण करण है वो वाला संक्रमण यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट आवलिका की सत्ता बची है। तो अब ऑप्शन क्या बच गया, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्त्रीबुक संक्रमण का ऑप्शन बच गया, इसीलिए ये लास्ट आवलिका में स्त्रीबुक संक्रमण होता है। ठीक है, इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व का भी समझना। अब हमने देखा था प्रकृतियां, अलग अलग प्रकृतियों के बारे में देखा था। अनुश्री जी एक बार और बताइए, नहीं समझ में नहीं आया। ये हमने बात करी है मिथ्या दृष्टि की, ये फर्स्ट ऊर्ध्व स्थान की बिगनिंग है। इसके पहले से संक्रमण चला आ रहा है, संक्रमण हमेशा चलता है। कहाँ तक चल रहा है, तो बताया कि यहाँ तक चल रहा है। क्यों चल रहा है यहाँ तक, क्योंकि इस मतलब बस इतना समझना कि यहाँ तक चल रहा है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक संक्रमण चल रहा है, इसके पहले कंटिन्यूअसली संक्रमण चलता आया है। अब जो कंटिन्यूअसली संक्रमण चलता आया है, मिथ्या दृष्टि बना, मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुहूर्त पश्चात वो उद्वलना संक्रमण स्टार्ट कर देता है। उद्वलना संक्रमण क्यों करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुहूर्त पश्चात ही उसको उद्वलना स्टार्ट करनी, मतलब जो संक्रमण करता है वो संक्रमण उद्वलना संक्रमण कहलाता है। तो अंतर्मुहूर्त तक कौन सा संक्रमण होगा, तो वो संक्रमण होता है यथा प्रवृत्त, क्योंकि दूसरा कोई भी गुण संक्रमण है नहीं, फर्स्ट गुण स्थान है तो। बाकी सर्व संक्रमण लास्ट संक्रमण है ही नहीं, क्योंकि उसके आगे और भी संक्रमण की आवश्यकता है, उद्वलना संक्रमण करना है उसको। उसके बाद फिर विध्यात संक्रमण है नहीं, क्योंकि जो भी मतलब अभी विध्यात संक्रमण के भाव स्वभाव और बंध विच्छेद वाले रीजंस बन नहीं रहे। तो इस समय पे क्या है, यथा प्रवृत्त वाला संक्रमण होता है। अब ये जो यथा प्रवृत्त संक्रमण हुआ अंतर्मुहूर्त तक, उसके पश्चात जो संचलन संक्रमण जो स्टार्ट, पीएबी काल तक उद्वलना संक्रमण करते करते पीएबी -1 समय के काल तक उद्वलना संक्रमण होता है। और जो लास्ट समय का संक्रमण होता है वो संक्रमण कहलाता है सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण के पश्चात कोई संक्रमण शेष नहीं बचता, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस समय के बाद में कोई संक्रमण हो सके। तो ऐसी अवस्था में जो संक्रमण होता है वो सर्व संक्रमण, ये लास्ट समय की समय का होता है। सर्व संक्रमण मतलब चरम खंड की चरम खंड के अंतिम अंतिम फली की बात, मतलब जो हमने पूरी बात करी थी प्रकृति उसकी जो सत्ता है, एक आवली का शेष है उसके ऊपर की संक्रमण योग्य जो भी है, तो उसमें चरम खंड है, चरम उसका एक पार्ट है, उसकी लास्ट फली की बात कर रहे हैं। तो उसमें चरम खंड की लास्ट फली में सर्व संक्रमण हुआ। उसके बाद फिर ये जो एक आवली का शेष उसकी सत्ता बची है, उसमें अब कोई भी संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि सर्व संक्रमण हो गया। सर्व संक्रमण स्टॉप करना संक्रमण को, संक्रमण के टोटल संक्रमण का लास्ट समय का जो संक्रमण कहलाता है वो सर्व संक्रमण होता है। अब आगे कोई संक्रमण नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इसका अगर विपाकोदय होता, विपाकोदय मतलब, विपाकोदय के लिए हमने जो इसी बुक में पढ़ा है वो शब्द एक बताइए जो विपाकोदय का मीनिंग देता हो। विसंयोजन। नहीं, विसंयोजक टोटल डिफरेंट है, सत्ता से रहित होता है तो विसंयोजन कहलाता है। इसी बुक में आपने एक वर्ड पढ़ा है जिसको हम विपाकोदय बोल सकते हैं। स्त्रीबुक संक्रमण। नहीं, विपाकोदय है तो स्त्रीबुक संक्रमण होगा ही नहीं, विपाकोदय के नवरम। अभाव में। नवरम। नहीं नहीं, नवरम मतलब विशेष, विशेष बात बताने के लिए नवरम वर्ड यूज होता है। प्रयत्न विशेष है मैडम, प्रयत्न विशेष से करने से विपाक सूत्र होता है, विपाक उदय। नहीं नहीं, संप्राप्त उदय। संप्राप्त उदय। संप्राप्त उदय में क्या देखा था हमने, एक तो असंप्राप्त उदय है और दूसरा क्या है, संप्राप्त, मतलब स्वाभाविक रूप से उदय को प्राप्त हुआ है वो संप्राप्त उदय, ये विपाक उदय कह सकते हैं उसको। पेज नंबर बताती हूँ, पेज नंबर उदय में है नहीं है। दो प्रकार, एक तो स्वाभाविक रूप से सर्व प्रदेशों की स्थिति पूर्ण होने पर उनका वेदन जो है वो संप्राप्त उदय है, और उदीर्णाकरण के द्वारा कर्म प्रदेशों को स्थिति को कम करके वेदन करना असंप्राप्त उदय। अच्छा, आप यहाँ पे पूछोगे कि ये प्रदेशोदय भी तो हो ही सकता था, प्रदेशोदय भी हो सकता था, लेकिन प्रदेशोदय अगर हुआ है तो वो उस प्रकृति, प्रदेशोदय का क्या अर्थ होता है, संक्रमण होना। तो जिस समय पे उदय होता है, हमने देखा कि स्त्रीबुक संक्रमण में क्या देखा था हमने, स्त्रीबुक संक्रमण हो या फिर ये मतलब नॉर्मल संक्रमण के लिए बताया है कि नहीं बताया, जो
पर प्रकृति समझना पड़ेगा ये। उदय समय की बात करें अगर, तो जब हम उदय, ठीक है एक बार जनरल में यहाँ पे बताती हूँ। जब भी हम विपाक उदय की बात करते हैं ना, किसी प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का या फिर किसी भी कर्म प्रकृति का अगर उदय हो रहा है, उदय समय में अगर प्रदेश है, तो वो सिर्फ उसी प्रकृति के रूप में ही होते हैं। अगर इस समय पे आप कहो कि आपके मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, तो आपके सिर्फ मनुष्य गति नाम कर्म के जो प्रदेश है वो ही इस समय की स्थिति वाले होंगे। आप कहोगे कि अगर देव गति, हमारे मनुष्य गति का तो वो चल रहा है, विपाक उदय चल रहा है, और देव गति वगैरह का प्रदेश उदय चल रहा है, या फिर प्रदेश उदय को अब संक्रमण वर्ड यूज किया गया है, तो उसका संक्रमण चल रहा है। तो संक्रमण चल रहा है लेकिन ऊपर के प्रोसेस में, उदयावलिका के ऊपर चल रहा है संक्रमण। उदय समय में अगर कोई प्रदेश आपके आत्मा में है, तो वो सिर्फ मनुष्य गति के रूप में ही है, मतलब चार गति की अपेक्षा सिर्फ मनुष्य गति के रूप में ही होंगे। अगर दूसरे गति के भी प्रदेश इस रूप में हो, तो इस रूप में हो जाने से उनकी सत्ता एग्जिस्ट नहीं है बची, मतलब उनकी सत्ता का एग्जिस्टेंस नहीं बचा है। वो सत्ता इस रूप में कन्वर्ट हो जाने से वो प्रदेश भी मनुष्य गति के प्रदेश ही कहलाएंगे। तो जो विपाक उदय होता है वो ही स्वाभाविक उदय होता है, और जो संक्रमण वगैरह के द्वारा किया गया है वो इसी प्रकृति का ही विपाक उदय है। ध्यान में आया? तो जो संप्राप्त उदय है वो एक तरह से सिर्फ विपाक उदय ही समझना। क्यों? उसका रीजन, अब आप लोग कहोगे कि उसमें प्रदेश उदय और वो दोनों ही आ सकते हैं, तो आ सकता है, लेकिन उदय समय में अगर बात करते हैं तो विपाक उदय ही पॉसिबल होता है इस उदय समय की स्थिति वाले प्रदेशों का। ऊपर की स्थिति वालों का तो संक्रमण हो सकता है, प्रदेश उदय हो ही रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरा ये क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, वो आ गया। क्वेश्चन ये था कि जो भी प्रदेश उदय, विपाक उदय हो रहा है, वो उसके लिए हमने बोला संप्राप्त उदय है वो, ठीक है, स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से प्राप्त उदय मतलब वो आत्मा से एक स्थिति आगे बढ़ते, जैसे जैसे आत्मा उस स्थिति उस समय पर पहुंचती है, वैसे वैसे वो आगे बढ़ तो जाते हैं, आत्मा से उसकी सत्ता खाली हो जाती है। पर वो किसके लिए होता है? वो होता है उदयमान प्रकृति का, क्योंकि विपाक उदय किस प्रकृति का होता है? विपाक उदय उदयमान प्रकृति का ही होता है। अभी अभी जो हमने बात करी, अनुदयमान प्रकृति है, उसका विपाक उदय नहीं होगा, उदय समय में उसके प्रदेश ही नहीं होंगे। तो अब जब इस समय पर जीव आया है, तो इस समय पे उस जीव के इसका विपाक उदय संभव है क्या? सम्यक वेदनी का मिथ्या दृष्टि अवस्था में? नहीं 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 है ना, नहीं है, उसका विपाक उदय हो ही नहीं रहा है। अब अगर विपाक उदय नहीं हो रहा, संक्रमण नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? संप्राप्य उदय ही बचा। संप्राप्त उदय तो बचा ही नहीं ना, संप्राप्त उदय तो है ही नहीं। संप्राप्त उदय मतलब उदय में आ जाना, उदय में तो स्थिबुक है ही नहीं, संक्रमण, पौष्कुल स्थान में सम्यक वेदनी का उदय ही नहीं होता। स्थिबुक संक्रमण। तो स्थिबुक संक्रमण ही ओनली ऑप्शन बचा है हमारे पास। तो स्थिबुक संक्रमण मतलब क्या? जिस समय पे जीव उदय समय पे आएगा, उसके उसके जस्ट मतलब उसके एक समय पहले ही उसका एक समय पहले तो क्या बोलेंगे, उसी समय पे वो पर प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब वो किस रूप में निकल रही है? वो उस रूप में ही निकल रही है जिस रूप में उदयमान प्रकृति है। जो भी उदयमान प्रकृति उस रूप में निकल रही है, तो उस समय पे उन प्रदेशों का तो बाहर निकलना हुआ, लेकिन स्व प्रकृति के रूप में नहीं हुआ, पर प्रकृति के रूप में हुआ। सम्यक वेदनी की सत्ता मिथ्यात्व वेदनी के रूप में, मतलब सम्यक वेदनी के प्रदेश मिथ्यात्व वेदनी के रूप में कन्वर्ट हो गए। प्रदेश तो सम्यक वेदनी के ही बाहर निकले थे, पर किस रूप में हो गए? मिथ्यात्व के रूप में। इसी समय की स्थिति थी, उनकी स्थिति को कोई कम बढ़ नहीं करा। तो ये स्थिति उसी समय की होने पर वो प्रदेश बाहर निकले, लेकिन सम्यक वेदनी के रूप में नहीं निकले, वो मिथ्यात्व वेदनी, क्योंकि मिथ्यात्व वेदनी उदयमान प्रकृति थी। स्थिबुक संक्रमण करते 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 लास्ट समय पे उसकी सत्ता नहीं बचती है। जिस समय जो मतलब इसका जो सत्ता का लास्ट समय होता है, वो मिथ्यात्व वेदनी के रूप में कन्वर्ट हो चुका समय होता है। ठीक है, यही हमने उस दिन डिस्कस किया था। अभी हम सारी प्रकृतियां देख लेते हैं एक बार, कि सत्ता योगी गुणस्थान। एक जनरल बात होती है, कोई भी प्रकृति अगर उपशम श्रेणी से चढ़ रही है, उपशम श्रेणी से कोई भी जीव चढ़ता है, तो प्रकृतियों का क्षय नहीं होता। तो उपशम श्रेणी की आवश्यकता क्या है? उपशम श्रेणी की आवश्यकता यही है कि उसके पास A4 की सत्ता नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात, उसके पास देव अगर सत्ता में भी है तो देव आयु की सत्ता हो, लेकिन नरक आयु और तिर्यंच आयु की सत्ता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी ये प्रकृतियों की सत्ता नहीं होगी, तभी जीव श्रेणी का आरोहण करेगा।
अब श्रेणी आरोहण करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है। तो इन प्रकृतियों की सत्ता नहीं है, बाकी जितनी भी प्रकृति है उनकी सत्ता के साथ में जीव क्या कर सकता है, उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है। सत्ता की बात हो रही है, ठीक है, सत्ता की बात हो रही है यहाँ पर, उदय वाली आरोहण कर सकता है। तो शेष सभी प्रकृति, लगभग सभी प्रकृतियों के साथ जीव उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है। तो सभी प्रकृतियां 11वें गुण स्थान तक, एक से तो नहीं लिखो, कुछ कुछ अलग भी होती है, 11वें गुण स्थान तक उनकी सत्ता संभव है। इन प्रकृतियों को छोड़ के, इन प्रकृतियों की सत्ता 11वें गुण स्थान तक नहीं हो सकती। ठीक, अब स्टार्टिंग कहाँ से वो सबका एक बार देखेंगे। उसके अब अगर ये 11 तक नहीं हो सकती तो उपशम श्रेणी आरोहण कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 गुण स्थान से। तो इनको 7 पे एंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 7वें गुण स्थान तक इसकी सत्ता हो सकती है, 1 से लेकर 7वें गुण स्थान तक इसकी सत्ता हो सकती। नरक आयु, ये आयुष्य की बात हुई है, नरक आयु की सत्ता वाला जीव भी 7वें गुण स्थान अप्रमथ संयत बन सकता है, उस गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। नरक आयु की सत्ता है, बांध लिया उसने नरक आयु, उसके बाद भी वो संयत बन सकता है, अप्रमथ संयत की अवस्था तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। अब बाकी शेष सभी का सत्ता योगी गुण स्थान 11 तक समझना एक बार मोटा मोटी। अब किसमें नियमा है, किसमें भजना है, वो हम देखते हैं। कल हमने शपक श्रेणी वाली प्रकृतियों का ऑर्डर भी देखा था और उस टाइम तक उनकी सत्ता बताई थी। वो ही बात हमको आज नियमा और भजना में देखना है। सबसे पहले इनकी देख लेते हैं कि 1 से 7 तक। अब 1 से 7 तक क्या कंपलसरी A4 की सत्ता वाला होगा ही होगा? तो A4 की सत्ता 1 से 7 तक गुण स्थानों में हमारे पास कितने कितने टाइप के जीव रह सकते हैं? हमारे पास शायोपशमिक सम्यक दृष्टि भी रह सकते हैं, हमारे पास शायिक सम्यक्त्वी जीव भी रह सकते हैं, हमारे पास द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव तो चलो हो ही सकते हैं। उसके अलावा कोई अवस्था रह गई क्या? लगभग सभी कंप्लीट हो गया ना। सात साधन सम्यक दृष्टि भी रह सकते हैं, ठीक है। अब 1 से 7 में हमने बात करी। अब 1 से 7 गुण स्थानों में ये सब हो सकते हैं। इसमें ये शायोपशम है, इसमें अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता होती है क्या शायोपशमिक सम्यक दृष्टि में? कंपल्सरी नहीं है। शायिक, हाँ ठीक है, इसमें भी दो बातें कंपल्सरी होती हैं। नहीं है। शायोपशमिक जो है वो अनंतानुबंधी चतुष्क की बात करें तो शायोपशमिक बिल्कुल सम्यक नहीं दृष्टि जीव भी एक तो नॉर्मल शायोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, ठीक है, जनरल जो रहता है, और दूसरा होगा वो होगा विसंयोजक। विसंयोजक मतलब जिसने A4 की सत्ता की विसंयोजना कर दी है। विसंयोजना कर दी मतलब उसको सत्ता से हटा दिया है। A4 की विसंयोजना करी मतलब टेम्पररी उसको सत्ता से हटा दिया गया है, और वो सिर्फ विशुद्धि के कारण से हटाया, कोई उसके पीछे कोई रीजन है नहीं कि यही जीव हटाएंगे या फिर इस प्रोसेस के लिए हटाया गया है। एक जनरल बात बता दी कि उनकी विशुद्धि हुई, उनने A4 को सत्ता से हटा दिया, पर उनके भावों में वापस मलिनता आने से A4 का बंध फिर से सत्ता में स्टॉक में आ सकता है A4, ठीक है। तो ये विसंयोजक जीव, विसंयोजक मतलब A4 की सत्ता हटा दी, तो इनमें A4 की सत्ता नहीं होगी, और नॉर्मल क्षयोपशमिक है तो उनमें A4 की सत्ता होगी। फिर शायिक सम्यक्त्वी, शायिक सम्यक्त्वी में तो कंपलसरी हमें पता है कि D7 की ही सत्ता नहीं होती, तो A4 की भी सत्ता नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी की प्राप्ति की योग्यता ही ये बोलता है कि उसमें A4 की सत्ता नहीं होनी चाहिए, उसमें भी A4 की सत्ता नहीं होगी। प्रथमोपशम सम्यक्त्वी में A4 की सत्ता हो सकती है। मिथ्या दृष्टि जीव है उसमें A4 की सत्ता होती ही है, और सासदन सम्यक दृष्टि जीव में A4 की सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर वो द्वितीयोपशम से आया है तो उसके पास एक मिनट, यहाँ पे तो कंपलसरी हो जाएगी ना, द्वितीयोपशम से आया है तो भी वो फर्स्ट समय पे ही बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसके पास कंपलसरी सत्ता रहेगी ही रहेगी, ठीक है। बंध और उदय वाली अवस्था मतलब सत्ता तो रहेगी रहेगी साधन में। अब क्या बता रहे, कहीं पे सत्ता है, इसी इन्हीं गुण स्थानों में कहीं पे सत्ता है कहीं पे सत्ता नहीं है वाले पॉइंट संभव है। अब गुण स्थान चेक कर लेते हैं। इसका गुण स्थान क्या होता है 4 से 7, इसका गुण स्थान क्या है पहला, इसका गुण स्थान क्या है दूसरा, इसका गुण स्थान क्या है 4 से 7, 1 से 7 की अपेक्षा। शायिक सम्यक्त्वी का गुण स्थान क्या है 4 से 7, और शायोपशमिक का गुण स्थान क्या है, शाही ठीक का है। गुण दीदी 4 से 11 है।
अभी मैंने इनकी अपेक्षा बात करी, अभी हम इसके A4 की सत्ता की अपेक्षा बात कर रहे हैं ना। जाएगा। एक से 7 की अपेक्षा बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 7 तक हमको ढूंढना है, 4 बाकी से आगे 7। हो सकता है, पर अभी हम 1 से 7 की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो शायिक समेट्री में 4 से 7 हो सकता है। अब बात कर रहे हैं कि 4 से 7 वाले गुण स्थानों में A4 की सत्ता है, हो सकती है, हो सकती है, 2 केस में हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसा भी केस है। ठीक है, एक बार हमने इससे निकाला, दूसरी मेथड से और निकालेंगे। तो 4 से 7 में क्या हो गया, इसकी भजना। भजना हो गई। ठीक है, अच्छा हमने एक चीज और इसमें रह गई हमारी, 1 से 7 गुण स्थान में हमारे पास सम्यक मिथ्यात्व वेदनी जीव भी हो सकते हैं। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी जीव में A4 की सत्ता हो सकती है, नहीं हो सकती, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर विसंयोजक होगा तो उसके पास नहीं है, और अगर वो नॉर्मल सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है तो उसके पास है। अब ये विसंयोजक, आप बोलोगे कि विसंयोजक तो क्षयोपशमिक ही हो सकता था, सम्यक मिथ्यात्व कैसे हुआ? जो क्षयोपशमिक है वो विसंयोजक क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव, अगर उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय हुआ, उसके परिणाम ऐसे हुए कि वो थर्ड गुण स्थान में चला गया, तो उसके पास थर्ड गुण स्थान में जाने पर A4 की सत्ता क्रिएट हो जाएगी क्या? थर्ड गुण स्थान में तो ऐसे अध्यवसाय ही नहीं होते कि A4 की सत्ता, A4 का बंद हो, बंद होने पे ही सत्ता क्रिएट होगी, अगर सत्ता जा चुकी है तो A4 का बंद होने वाले परिणाम ही नहीं होते हैं थर्ड गुण स्थान में। इस वजह से इसका गुण स्थान भी लिख देते हैं। इस वजह से इस गुण स्थान में जब जो भी विसंयोजक जीव आता है उसके पास सत्ता नहीं होती। क्लियर हुआ? जैसे द्वितीय उपशम से अगर सेकंड में कोई जीव आया था, सत्ता से रहित जीव था, सेकंड में आया, सत्ता क्रिएट हो गई, क्योंकि वहां पे बंधियों के परिणाम होते हैं, काशायिक परिणाम। लेकिन यहाँ पर क्या है, थर्ड गुण स्थान में आने पे A4 के बंधियों की काशायिक परिणाम नहीं होते। इस वजह से विसंयोजक जीव विसंयोजक ही रहता है, सिर्फ वो उसका गुण स्थान थर्ड हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें 4 से 7 में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। थर्ड के लिए भी वही केस आया, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हम बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, थर्ड गुण स्थान में भी वही है, 4 से 7 में भी वही है, क्या है, भजना। अब बात करते हैं कि फर्स्ट में क्या बोल रहा है। फर्स्ट में कंपल्जन बताया, सेकंड में क्या बोला, कंपल्जन बताया। कंपल्सरी फर्स्ट और सेकंड गुण स्थान में तो रहेगी रहेगी, मना तो बोला ही नहीं है कि इसकी सत्ता से रहित कोई जीव हो, तो कंपल्सरी रहेगी, मतलब ये क्या हो गया, नियम। तो नियमा में पहला और दूसरा गुण स्थान आएगा A4 की सत्ता में। ठीक है, अब इसमें आपका क्या डिटेल्स बताइए। मौनी कर्म की 28 प्रकृति की सत्ता और 24 प्रकृति की सत्ता वाला जीव तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, ये बात हो गई। विसंयोजक के मतलब 24 की सत्ता है, नॉर्मल मतलब 28 की सत्ता है। उसमें से 28 प्राकृतिक सत्ता वाला जीव अनंतानुबंधी की सत्ता होती है, और 24 की सत्ता वाला अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं होती। ठीक है, तीसरे गुण स्थान में भजना हो गई। 4 से 7 में बताया कि जीव अनंतानुबंधी चतुष्टुका क्षय की प्रक्रिया करते हैं। 4 से 7 जिन जीवों के पूर्ण क्षय हो गया है तो उनकी सत्ता नहीं होगी, और जिनके क्षय नहीं हुआ है मतलब विसंयोजक नहीं है, नॉर्मल है, तो 4 से 7 में सत्ता होगी। वही बात हमने कर ली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नरकायु और तिर्यंचायु की। उसमें भी हमने 1 से 7 ही बताया है सत्ता योग्य गुण स्थान। 1 से 7 सत्ता योग्य गुण स्थान में तो अब हम बात करते हैं नरकायु और तिर्यंचायु में। नरकायु तिर्यंचायु, अच्छा ठीक है, हमने मिटा दिया, बाकी उसमें बात कर सकते थे। ठीक है, नरकायु तिर्यंचायु। नरकायु की सत्ता वाला जीव 1 से 7 तक में जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या नरकायु की सत्ता और तिर्यंचायु की सत्ता, कोई भी आयुष्य कर्म की जब हम बात करते हैं ना, आयुष्य कर्म को कलेक्टिवली समझ लेते हैं, नियमा भजना। आयुष्य कर्म 4 टाइप का आयुष्य कर्म है हमारे पास, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। ठीक है, नरकायु का, अगर नरकायु की सत्ता है, नरकायु की सत्ता वाला जीव कौन कौन से गुण स्थान में हो सकता है, तो बताया 1 से 7 में हो सकता है। तिर्यंच की सत्ता वाला 1 से 7 में हो सकता है। ठीक है, सत्ता भी ना 2 टाइप की होती है, चलो दोनों टाइप से देख लेते हैं। एक तो बध्यमान आयु की, एक भुज्यमान आयु की।
नरक आयु की बध्यमान आयु की सत्ता है तो गुणस्थान क्या हो सकता है? 1 से बध्यमान में 1 से 7 हो सकता है? नहीं, बध्यमान है, हो सकता है, हो सकता है, बुद्धिमान देव की हो अपेक्षा, सकता है। देव की अपेक्षा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? नरक आयु की नरक बात वाला कर रहे देव हैं। में जाएगा ही नहीं। ना तो देव आयु, ना तो देव गति के जीवों के पास उनकी बध्यमान में होगी, ना भुज्यमान में होगी। नरक आयु की तो सत्ता ही नहीं होगी देव गति के जीवों में, और ना ही भवि मतलब जो आने वाले, जो देव बनने वाले उनमें। अभी बात कर रहे हैं नरक आयु के, तो नरक आयु की सत्ता वाले जीव 1 से 7 गुण स्थान में हो सकते हैं बध्यमान, अगर बांधी हुई आयु है तो। अब भुज्यमान मतलब वर्तमान में वो नरक गति का जीव है, तो वर्तमान में नरक गति का दीदी जीव है तो आवाज 4 कम गुण क्यों हो स्थान। गई है? आवाज नहीं आ रही है, भी आवाज आ रही है आवाज क्लियर? आ रही है मैडम, आ रही है। बहुत धीरे आ रही है मुझे दीदी। आ रही है। कम आ रही है, कम आ रही है। अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? बीच में एक कॉल आ नहीं, गया था, उसकी वजह से नेटवर्क आ डिस्टरबेंस हो रही है गया मैडम, था। पूरी आवाज आ रही है आपकी। पर बहुत धीरे आ रही है दीदी। धीरे आ रही है। मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर रही हूँ, इसमें एंड हो जाएगी मीटिंग। दीदी आ रही आवाज है, ज्यादा आ रही है आवाज डिस्टरबेंस दीदी। ज्यादा ना हो तो फिर एक बार चलने देते हैं, क्योंकि मैं ना लीव नहीं कर पाऊंगी, होस्ट होने की वजह से पूरी मीटिंग एंड हो जाएगी। ये आपका वॉल्यूम चेक कीजिए, वॉल्यूम। आवाज आ रही है मैडम, बराबर आ रही है। वो ना बीच में एक डिस्टरबेंस आ गया था। ठीक है, एक बार देखते हैं, नहीं तो फिर मैं अब आ अपनी गई। ओरिजिनल वॉल्यूम तेज कर लूंगी। ठीक है, अभी तिर्यंच गति में 2 टाइप की है। आवाज क्लियर आ रही है क्या अभी? अब आ ही रही है, मुझे आ रही है एकदम। आ रही है। ठीक है, अब ठीक है। आ रही है आवाज। तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु है। तिर्यंच आयु में पहले बध्यमान देख लेते हैं। अगर कोई तिर्यंच आयु बांधा हुआ जीव है, जिसने तिर्यंच आयु का बंध किया है अगले भव के लिए, ऐसा जीव देवता, मनुष्य, तिर्यंच, नरक का कोई भी हो सकता है, वो 1 से 7 गुण स्थान वाला हो सकता है। लेकिन अगर भुज्यमान है, मतलब वर्तमान में तिर्यंच आयु का भोग रहा है, उदय है, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। 1 से 5 तक ही होगा। फिर मनुष्य में बध्यमान क्या होगी? ऊपर बध्यमान ले रहे हैं ना, नीचे बुद्धिमान। बध्यमान क्या होगी मनुष्य में? जनरल बात करें तो बध्यमान बांधी एक हुई से है, 1 से 4। 8 तक, 1 से 8 तक। 1 से 7 तक ही होगी ना। मनुष्य गति का जीव भी मनुष्य गति वाला हो सकता है। हो हाँ सकता है हाँ। कि कोई संयत है जो मनुष्य आयु का बंध किया हुआ हो। ठीक, लेकिन 8वें गुण स्थान अगर श्रेणी चढ़ना है तो कंपलसरी देवायु वाला होना चाहिए। ये बध्यमान की बात हो गई। उदयमान में, सॉरी, भुज्यमान में 1 से 4। 1 से 14। ठीक है। और फिर देवता, देवता अगर बांधी हुई आयु है तो कहाँ तक जा सकता है? चौथा तक। 11वें तक। 11। बांधी हुई है, बध्यमान है। और भुज्यमान है, वर्तमान में भोग रहा है, तो चौथे तक होगा। ठीक है। अब ये, इसमें हम हाईएस्ट अगर हमको लेना है तो 1 से 7 लेंगे, इसमें हाईएस्ट लेना है तो 1 से 7 लेंगे, इसमें हाईएस्ट लेना है तो 1 से 14 लेंगे, और इसमें 1 से 11 लेंगे। ठीक है, ये सत्ता योगी गुण स्थान हो गए। अब सत्ता योगी गुण स्थान है, इन सत्ता योगी गुण स्थानों में नियमा और भजना देखना है ना। तो नियमा मतलब किसी भी ऐसा होगा क्या कि एक चलो यहाँ से देख लेते हैं एक बार। नरक आयु वाला जीव है, नरक आयु वाला जीव फर्स्ट गुण स्थान का कोई जीव है, उसके नरक आयु सत्ता में हो कंपलसरी है क्या? नहीं। फर्स्ट गुण स्थान वाला कोई जीव है, इसको एक बार साइड रखना, प्रैक्टिकली सोचना, आंख बंद करके सोचना। नरक आयु वाला कोई जीव है जिसके सत्ता में नरक आयु है, चाहे वो बुद्धिमान हो बुद्धिमान हो, क्या कंपलसरी है वो पहले गुण स्थान में, दूसरे में, तीसरे में, सभी गुण स्थानों में रहे? कंपलसरी है क्या? नहीं पहले नहीं। में कंपलसरी है। नहीं नहीं है। नहीं। नरक आयु के सत्ता में होने की कंपल्शन किसी भी गुण स्थान में नहीं है। फिर दूसरे गति मतलब दूसरे आयुष्य वाले जीव भी उन गुण स्थानों में हो सकते हैं। अब तिर्यंच आयु की बात करें तो तिर्यंच आयु वाला ऐसे कोई कंपलसरी गुण स्थान है क्या जिसमें सिर्फ तिर्यंच गति के जीव हो, जिनका नहीं, तिर्यंच नहीं। सत्ता में? ऐसा भी कोई नहीं है। देव गति चारों की बात गति की करें, जीव। देव गति के बाद में कंपलसरी वाला कोई गुण स्थान है क्या? नहीं, नहीं। देवायु की सत्ता होगी। नहीं,
नहीं। ऐसा कोई नहीं है। अगर हम श्रेणी की भी बात करें तो उसमें भी ये नहीं बोला कि कंपलसरी बध्यमान आयु होगी ही। अबद्ध आयु है, मनुष्य आयु ही है केवल सत्ता में, तो भी श्रेणियां आरोहण कर ही सकते हैं। ठीक, तो देव आयु में भी क्या हो गई, भजना वाला, मतलब कंपलसरी नहीं है। मनुष्य आयु की बात करें तो कोई सा ऐसा गुण स्थान है जिसमें मनुष्य आयु की सत्ता कंपलसरी होना आवश्यक है? हाँ नहीं। 13 14 14। कौन कौन से? 6 से 14 मनुष्य आयु 6 से 14 कंपलसरी। 6 से 14, 13 14 सिर्फ नहीं, 6 से 14, 6 से 14 में उसकी नियमा है, क्योंकि 6 से 14 वाला, और वो बद्धिमान नहीं होना चाहिए, वो क्या रहेगा, बुद्धिमान ही होगा। ये सत्ता में इसीलिए है क्योंकि वो मनुष्य गति का जीव है, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है उसका, और मनुष्य आयु का उदय वाले जीव मतलब मनुष्य ही 6 से 14 गुण स्थान में हो सकते हैं, और कंपलसरी वो ही होंगे, कंपल्शन है उसमें। तो 6 से 14 में मनुष्य आयु की क्या है, नियमा है, और 1 से 5 में भजना, और 6 से 14 में नियमा। नियम ठीक है, बाकी सब में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, नियमा नहीं, सॉरी, भजना। बचना बाकी सब में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब ये चारों आयुष्य की हमने एक साथ बात कर ली है। 1 से 7 की जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, सत्ता योगी गुण स्थान 1 से 7 है, उसमें सभी भजना है, नियमा में कोई भी नहीं है। कोई भी गुण स्थान ऐसा नहीं है जिसमें इनकी सत्ता की नियमा हो। 3 आयु के लिए, और मनुष्य आयु के लिए बात करें तो 1 से 5 भजना होगी, 6 से 4 नियमा होगी। ठीक, ये हो गया। हाँ, एक पॉइंट और इसमें आता है, सत्ता के अयोग्य गुण स्थान। तो सत्ता के अयोग्य गुण स्थानों को हम वही मानते हैं जो सत्ता योग्य नहीं होते। सत्ता योग्य अगर 1 से 7 है तो 8 से 14 को सत्ता के अयोग्य कर दिया। 1 से 7 अगर सत्ता योग्य है तो 8 से 14 को सत्ता के अयोग्य कर दिया। देवायु 1 से 11 सत्ता योग्य गुण स्थान है, तो 12 से 14 को सत्ता के अयोग्य बता दिया। फिर हाँ, मनुष्य आयु की लास्ट में बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं एक प्रकृति। अब आगे जो प्रकृति हमारे पास है, अब सबसे पहले अगर हमको जैसे हमने अब प्रोसेस बाय प्रोसेस जाए, उपशमक श्रेणी के रिलेटेड हमने बात कर ली है। शपक श्रेणी के रिलेटेड अगर बात करते हैं, शपक श्रेणी वाला कौन सा समक होना चाहिए कंपलसरी? फिर आवाज कंप्रेस हो गई। शपक श्रेणी वाला जो जीव है, शपक श्रेणीवर्ती जीव, कौन सा समक्त्वी होना आवश्यक है? शायिक। शायिक समक्त्वी। ठीक है, शायिक समक्त्वी के सत्ता में क्या क्या रहता है? D7 रहता है क्या? नहीं। नहीं रहता। 7 नहीं रहता। D7 नहीं रहता। D7 नहीं रहने की भी एक प्रोसेस होगी शायिक समक्त्व प्राप्त करने की। उस प्रोसेस में सबसे पहले क्या हटाया जाता है D7 में से? D4 A4 सॉरी A4 अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय किया जाता है। अनंतानुबंधी चतुष्क की बात हमने कर ली है क्योंकि उसकी सत्ता से रिलेटेड जो बातें थी वो हमारी हो गई है। अगला नंबर किसका आता है? सम्यक वेदनी का। नहीं, मिथ्यात्व वेदनी। सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनी जाता है सत्ता से। अच्छा, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व वेदनी जाता है, फिर और सम्यक फिर सम्यक वेदनी जाता है। लास्ट में सम्यक फिर वो वेद नहीं जीव जाता। 21 प्रकृतिक होता है, वाला तब वो जाता शायिक समक्त्वी कहलाता है। हाँ सही है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। मिथ्यात्व A4 की सत्ता होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। एक बार सुनिए, मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाया। A4 की सत्ता होती है तो वो जीव 28 प्रकृतिक कहलाता है। A4 की सत्ता नहीं होने से वो जीव 24 बन जाता है। 24 बन गया है, लेकिन मिथ्यात्व की इसके पास सत्ता है अभी, और मिथ्यात्व की सत्ता नहीं होती है तो वो 23 प्रकृतिक बन जाता है। अब वो 23 प्रकृतिक है, मतलब उसके पास सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है अभी, और जब सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता जाती है तो वो 22 प्रकृतिक बन जाता है। 22 प्रकृतिक है, मतलब उसके पास सम्यक वेदनी की सत्ता है, और सम्यक वेदनी की सत्ता जाने पर वो 21 प्रकृतिक बन जाता है, और वो 21 प्रकृतिक वाला जीव शायिक समक्त्वी कहलाता बताता है। है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया। अब इसके एक जो गुणस्थान मिनी, है, एक भगवान, एक मिनी, भगवान की दया में कभी लेट नहीं करना, पता नहीं कल क्या, अगले साल क्या होगा। जो मौका मिल जाए। 21 प्रकृतिक जो है वो शायिक समक्त्वी जीव है। अब हमको क्या देखना है, इस प्रकृति की चर्चा हमने कर ली है। अब इस प्रकृति के योग्य गुणस्थान और नियमा भजना हमको देखना है। मिथ्यात्व वेदनी की अगर बात करें तो मिथ्यात्व वेदनी के सत्ता योगी गुणस्थान क्या होंगे? मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस होती है 4 से 7 गुणस्थान वर्ती शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा।
ठीक है, ये प्रोसेस होती है क्षयोपशम, जब तक वो यहाँ तक नहीं पहुंचा, इस प्रोसेस तक नहीं पहुंचा। ठीक है, यहाँ तक वो क्षयोपशमिक रहता है। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव 4 से 7 गुण स्थानवर्ती वो क्षयिक सम्यक की प्राप्ति की प्रोसेस करते हैं। अब इन 4 से 7 गुण स्थान मतलब जब 4 से 7 गुण स्थान रहता है तो उन गुण स्थानों, उनमें से किसी गुण स्थानों में ही मिथ्यात्व की सत्ता जाती है। इसके अलावा पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, इस गुण स्थान में क्या है, मिथ्यात्व की सत्ता कंपलसरी होगी। मिथ्यात्व की सत्ता गई कब? कब जीव 23 प्राकृतिक बना? 4 से 7 के बीच में। ठीक है, तो 1 2 3 में तो उसकी क्या है, कंपलसरी है, 1 2 3 या फिर 1 से 3 जो भी, तो ये उसके नियमा का गुण स्थान हो गया। ठीक है, अब भजना के गुण स्थान क्या बताए हैं? तो भजना के गुण स्थान एक बार सत्ता योगी गुण स्थान है, इसके बाद देख लेते, तो हम नियमा में से माइनस कर देंगे उसको, मतलब उसमें से नियमा को माइनस कर लेंगे। मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता वाला जीव क्या उपशमक श्रेणी का आरोहण कर सकता है? सबसे पहला पॉइंट यही देखना, उपशमक श्रेणी का आरोहण कर सकता हो तो 11वें तक भेज देना। कर सकता है। मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता हाँ। वाला, मतलब D3 की सत्ता है, A4 की सत्ता नहीं है, D3 की सत्ता है, उपशम में है, वो श्रेणी का आरोहण, उपशम श्रेणी का आरोहण कर ही सकता है। मतलब उसके जो सत्ता योगी गुण स्थान है, सत्ता योगी गुण स्थानों में पूरा 1 से 11 हो सकता है। अब पूरा 1 से 11 जो है, उस 1 से 11 में 1 2 3 की तो नियमा बताई है, और 4 से 7 के बीच में कहीं पे वो मिथ्यात्व का क्षय कर सकता है। जब वो मिथ्यात्व, प्लीज म्यूट कीजिए, जब वो मिथ्यात्व का क्षय कर देता है तो उस समय पे वो सत्ता से रहित हो जाता है, और जब तक उसने सत्ता का क्षय नहीं किया तब तक वो सत्ता सहित होता है। तो 4 से 7 में क्या हो गई, उसकी भजना हो गई। ठीक है, फिर 4 से 7 में उसकी भजना है, प्लस ऊपर के 8 से 11 के जो गुणस्थान है उसमें भी वो क्या होगी, द्वितीयोपशम वाला चढ़ेगा तो उसकी सत्ता हो सकती है, शायिक वाला चढ़ेगा तो उसकी सत्ता होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। क्षयिक वाले की नहीं होगी, उपशम वाले की होगी। हाँ, शायिक वाले की नहीं होगी, द्वितीय आरोहण में भी। तो 4 से 7 में तो हमने वो बात करी है, प्लस 8 से 11, तो कुल मिला के 4 से 11 उसके भजना के गुणस्थान हो गए। ठीक है, अब सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में भी 4 से 7 तो क्या है, जिस समय पर वो सत्ता का क्षय करेगा 4 से 7 के बीच में, जब वो क्षयिक सम्यक की प्राप्ति के प्रोसेस में है, कोई भी गुणस्थान में है, वो जिस समय पे सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करेगा तब वो जीव उसकी सत्ता से रहित होगा। जब तक उसका क्षय नहीं करा तब तक उसकी सत्ता रह सकती है। तो ये इसके और इसके सहित भी वैसे भी 1 से 11 गुणस्थान वाली बात है ही, उसमें कोई बाधा है ही नहीं। इसमें आगे और देखते हैं, तो 4 से 11 में क्या हो सकता है, 4 से 7 क्षयिक सम्यक की प्राप्ति के प्रोसेस के हिसाब से, और 8 से 11 द्वितीयोपशम वाला भी हो सकता है। इस अपेक्षा से उसके भजना बताइए, मतलब सत्ता हो भी सकती है, क्षयिक वाला होगा तो सत्ता नहीं होगी। तो 4 से 11 की भजना बता दी। अब सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में नियमा किस किस की होगी, तो बताया है कि अभी क्या बात कर रहे हैं हम, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में नियमा मतलब थर्ड गुण स्थान में तो उसका उदय होता है, मतलब कंपलसरी उसकी सत्ता तो होगी। ठीक है, लेकिन अब एक बात और है, एक बात ऐसी है कि पहला गुण स्थान हो तो पहले गुण स्थान में एक प्रोसेस होती है उद्वलना की। अगर इस जीव ने उद्वलना कर दी, जिस भी जीव ने, मिथ्यादृष्टि जीव ने उद्वलना कर दी, तो क्या सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता बचेगी? नहीं उद्वलना कर दी तो सत्ता नहीं नहीं होगी, उद्वलना नहीं करी, मान लो कोई भी नॉर्मल मिथ्यादृष्टि जीव है जिसका पीएबी काल नहीं हुआ, उसने उद्वलना नहीं करी, उसके पास सत्ता होगी। मतलब सत्ता नहीं भी हो सकती है, सत्ता हो भी सकती है। तो फर्स्ट गुण स्थान में वापस से भजना का पॉइंट आ गया। दीदी अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा देखें तो भी उसमें नहीं होगी ना सम्यक मिथ्यात्व की तो सत्ता। हाँ, उस अपेक्षा से भी नहीं होगी। तो फर्स्ट गुण स्थान में दोनों ही अपेक्षा से, उद्वलना की बात हो या फिर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हो, उस अपेक्षा से कौन से गुण स्थान में, फर्स्ट गुण स्थान में क्या बोली है, भजना बोली है। तो इसको फर्स्ट गुण स्थान और 4 से 14 गुण स्थान। ठीक है, अब सेकेंड गुण स्थान में क्या होगा, तो सेकेंड गुण स्थान वाला जीव क्या हो सकता है, द्वितीयोपशम सम्यक भी हो सकता है, क्षयिक सम्यक भी हो सकता है क्या? नहीं।
नहीं हो सकता, द्वितीयोपम वाला हो सकता है। ठीक है, अब द्वितीयोपम सम्यक्त्वी जीव है, उसके सम्यक मिथ्यात्व का क्या रहता है, D3 का उपशम रहता है। उपसम उपशम मतलब क्या, उदय में नहीं है लेकिन सत्ता में तो है। मैंने सत्ता में है। ठीक है, तो द्वितीयोपम वाला अगर कोई सेकंड गुण स्थान में जा रहा है, सम्यक मिथ्यात्व की उसकी सत्ता होगी, हाँ होगी, कंपलसरी होगी। ठीक है, इसीलिए दूसरे गुण स्थान में भी इसकी क्या बता देना, नियमा बता देना। ठीक है, ये हुई सेकंड और थर्ड गुण स्थान की बात। अब सम्यक वेदनी की बात करते हैं। सम्यक वेदनी सबसे पहला पॉइंट वही ले लेते हैं, फर्स्ट गुण स्थान में उद्वलना भी हो सकती है, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास सत्ता होती नहीं है, तो दोनों केस में सत्ता नहीं होगी। लेकिन कोई जनरल केस हुआ जो 28 प्राकृतिक सत्ता वाला है, तो उसके पास सम्यक वेदनी की सत्ता हो सकती, तो फर्स्ट गुण स्थान में भजना हो गई। उसके बाद अगर श्रेणी की बात करें, श्रेणी आरोहण, जब तक 4th से 7 गुण स्थान वर्ती जीव शयोपशमिक है, शायिक सम्यक की प्राप्ति नहीं करी, मतलब हाँ, शायिक सम्यक की प्रोसेस चल रही है, अभी प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसा ऐसे जो जीव है वो 4 से 7 में उसकी सत्ता हो भी सकती है, और उसके बाद शायिक सम्यक की प्राप्ति की प्रोसेस के बाद, मतलब प्राप्ति की प्रोसेस खत्म हुई, शायिक सम्यक तो प्राप्त हो गया, उसके बाद उसकी सत्ता नहीं होगी, वो 21 प्राकृतिक बन गया है, तो 4 से 7 में भी भजना है। उसके बाद फिर श्रेणी आरोहण कर रहा है, श्रेणी आरोहण अगर द्वितीयोपम वाला कर रहा है तो सत्ता होगी, शायिक वाला कर रहा है तो सत्ता नहीं होगी, तो 8 से 11 भी, तो कुल मिला के 1 और 4 से 11 इन गुण स्थानों में तो उसकी भजना हो जाएगी। अब नियमा किस में होगी, तो जो जैसे हमने इसकी बात करी कि शायिक सम्यक्ति वाला जीव तो जाता ही नहीं है, द्वितीयोपम वाला ही सेकंड में जाता है, द्वितीयोपम या प्रथमोपम हो, तो प्रथमोपम में तो वैसे भी सत्ता होती है, तो हमने होने की बात बता दी। अगर द्वितीयोपम वाला है उसमें भी D3 की सत्ता तो होती है कंपलसरी, तो उस केस में भी उसके पास सत्ता होगी, मतलब दूसरे गुण स्थान में उसके पास कंपलसरी सत्ता होगी। अब तीसरे गुण स्थान की बात करें, तो तीसरे गुण स्थान में हमने बोला कि तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व की तो सत्ता होना कंपलसरी है, तभी वो जीव क्या करेगा, इसमें थर्ड गुण स्थान में जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि थर्ड गुण स्थान में अगर कोई जीव जाता है तो वो 22 की सत्ता वाला, या फिर वो जो हाँ 22 की तो नहीं, मतलब ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं हो और सम्यक वेदनी की सत्ता हो। कब पॉसिबल है, वो फर्स्ट गुण स्थान में जब सम्यक वेदनी की सत्ता उद्वलना कर दी है, उसके पश्चात वो सम्यक मिथ्यात्व की उद्वलना करेगा। यहाँ पर सम्यक वेदनी की उद्वलना कर चुका है, और इस बीच में वो कैसी अवस्था में रहता है, वो रहता है 27 प्राकृतिक। 27 प्राकृतिक मतलब है सम्यक मिथ्यात्व की भी सत्ता है लेकिन सम्यक वेदनी की सत्ता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो थर्ड गुण स्थान में नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक थोड़ा सा इसमें मतांतर रहता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। जो टिप्पणी उस दिन मतलब पूछ रहे थे, वो उसमें लिखा हुआ है, श्री कर्म प्रकृति के अनुसार तीसरे गुण स्थान में सम्यक वेदनी की सत्ता की भजना है। यहाँ पर क्या बोला कि सम्यक वेदनी की सत्ता की थर्ड गुण स्थान में हमने नियमा डाली। क्यों डाली, क्योंकि ऐसी अवस्था जब होती है 27 प्राकृतिक सम्यक वेदनी की सत्ता चली गई है, सम्यक मिथ्यात्व, ऐसी अवस्था में वो थर्ड गुण, उसको थर्ड में जाना है तो उसके पास पूरे D3 की सत्ता होना आवश्यक है। ये एक जनरल बात कह दी गई है, लेकिन इसमें क्या बता रहे, श्री कर्म प्रकृति के अनुसार तीसरे गुण स्थान में सम्यक वेदनी की सत्ता की भजना है, जिसका कारण यह है, मतलब भजना है मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हो सकता है कि ये 27 प्राकृतिक वाला जो जीव है वो थर्ड गुण स्थान में चला जाए, जिसका कारण यह है कि सम्यक वेदनी कर्म की उद्वलना करने के पश्चात 27 प्राकृतिक सत्ता स्थान वाला जीव तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। ये श्री कर्म प्रकृति के अकॉर्डिंग बताया। परंतु श्री कषाय प्राभृत के अनुसार 27 प्राकृतिक सत्ता स्थान वाला जीव मिथ्या दृष्टि होता है। उसको क्या उपमा दी गई, उसको मिथ्या दृष्टि की उपमा दी गई है। तो श्री कषाय प्राभृत के अनुसार तीसरे गुण स्थान में सम्यक वेदनी की सत्ता की नियमा है। अगर वो जीव थर्ड गुण स्थान में जा रहा है तो थर्ड गुण स्थान में भी सम्यक वेदनी की सत्ता की नियमा होगी, ऐसा श्री कषाय प्राभृत के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है।
28 एवं 24 प्राकृतिक सत्ता वाला तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। तीसरे गुण स्थान में सम्यक वेदनी की सत्ता की नियमा है। 28 प्रकृति हो चाहे 24 प्रकृति हो, दोनों कंडीशन में सम्यक वेदनी की तो सत्ता रहती ही रहती है। और अगर देखिए, औपशमिक सम्यक आवाज बहुत धीरे आ रही है, आवाज धीरे आ रही है। अगर औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है तो वो सेकंड गुण स्थान में जाने पर D3 की सत्ता तो अवश्य ही होती है, तो सम्यक वेदनी की सत्ता नियमा है। और थर्ड गुण स्थान के लिए बताया है कि 28 प्रकृतिक या फिर 24 प्रकृति की सत्ता वाला ही तीसरे गुण स्थान में जाता है। श्री कर्म प्रकृति के अकॉर्डिंग तीसरे गुण स्थान में सम्यक वेदनी की सत्ता की भजना है। ये ध्यान में रखना, श्री कर्म प्रकृति के अकॉर्डिंग सम्यक वेदनी की सत्ता की भजना बताइए थर्ड गुण स्थान में। और यहाँ पर नियमा का मेंशन है, मतलब श्री कषाय प्रभृत के अकॉर्डिंग बताया गया है यहाँ पर जो बताया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें कोई विशेष, हाँ ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है 4 से 11 वाला। ठीक है, ये 3 प्रकृति की भी बात हो गई। अब 3 प्रकृति के बाद में फिर नेक्स्ट प्रकृति, अब हम डायरेक्टली बात करते हैं शायिक सम्यक्ति की प्राप्ति की प्रोसेस देख ली हमने। अब हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो जीव शपथ श्रेणी का आरोहण कर रहा है। अगर वो जीव शपथ श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो उस जीव के मतलब कौन कौन सी प्रकृतियों का किस क्रम में क्षय हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हम उन प्रकृतियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले जीव किसका क्षय करता है, D3 के क्षय, D7 के क्षय के बाद में मध्यम 8 का क्षय। सबसे पहले मध्यम 8 कषाय का क्षय होता है। सबसे पहले मध्यम 8 कषाय का क्षय होगा, एक साथ क्षय होता है इन 8 ही प्रकृतियों का एक साथ। मध्यम 8 कषाय में कौन कौन सी प्रकृति आती हैं? प्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण। ठीक है, ये प्रकृतियां आती हैं। AP4 P4 ये मध्यम 8 कषाय हो गए। स्टार्टिंग के कषाय की तो हमने नंदानुबंधी चतुष्क की तो बात हमने कर ली है। अब अगला नंबर आया प्रत्याख्यान चतुष्क प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का। ठीक, इसके बाद किसका रहता है, तो इसके बाद नंबर आता है स्त्यानर्धी और मतलब एक साथ लिख लेते हैं 16 प्रकृतियां। ठीक है, 16 प्रकृतियों का एक साथ क्षय होता है। वो 16 प्रकृतियां कौन सी हैं, तो वो 16 प्रकृति, और ये बात ध्यान में रखना कि इन सबका जो भी क्षय होता है, जीव शपक श्रेणी में या उपशमक श्रेणी, कोई दो ही श्रेणी की बात कर लो, 8वें गुण स्थान में किसी भी प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं करता। वो जो उपशम और क्षय की प्रोसेस होती है वो 9वें गुण स्थान में, मतलब प्रोसेस तो 8वें में रहती है, श्रेणी आरोहण हो गया है तो, पर पूर्णतः क्षय की जब बात आती है तो 9वें गुण स्थान में ही उसका क्षय, उन प्रकृतियों का क्षय, कोई भी प्रकृति का क्षय 9वें गुण स्थान में ही किया जाता है, होता है। 16 प्रकृतियों का क्षय एक साथ करता है। वो 16 प्रकृति क्या है, वो 16 प्रकृति में 3 तो दर्शनावर्णी की है और 13 नामकर्म की है। 3 दर्शनावर्णी की कौन है, स्त्यानर्धी, और 13 नामकर्म की कौन कौन सी है, तो 13 नामकर्म की प्रकृतियां एक बार हम देखते हैं। जो मतलब इसमें ये ध्यान रखना, जो मोस्ट मतलब ऐसी वर्स्ट वाली जो प्रकृतियां हैं उनको हम पहले पहले क्षय करते जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन कहीं ना कहीं हम फर्स्ट गुण स्थान से देख सकते हैं कि फर्स्ट गुण स्थान में बनने वाली भी मतलब मलिन भावों में, मलिन आत्मिक परिणामों में जो प्रकृति बनती है वो ही वर्स्ट प्रकृति होती है। तो हम सबसे पहले सत्ता से भी उनको निकालते जाएंगे। तो ऐसी प्रकृति क्या बताई है, ऐसी प्रकृति बताई है सबसे पहले तो नरक रिलेटेड होता है, एकेंद्रीय रिलेटेड होता है, तो ये सब वर्स्ट वाली है। तो नरक द्विक, नरक गति नरकानुपूर्वी, फिर तिर्यंश गति तिर्यंशानुपूर्वी, माना कि इसका सेकेंड गुण स्थान तक बंद होता है लेकिन वो भी ऑलमोस्ट वर्स्ट परिणाम ही होते हैं। फिर जाति चतुष्क, जाति चतुष्क में जाति चतुष्क का बंध कहाँ तक होता है, फर्स्ट तक ही होता है ना, स्थावर और जात इसका उदय सेकेंड तक रहता है, केंद्री का विकलेंद्री का, लेकिन बंध तो फर्स्ट तक ही होता है। जाति चतुष्क में क्या क्या आ गया, एकेंद्री और विकलेंद्री। उसके बाद फिर आतप भी एकेंद्री प्रायोग्य होता है और उद्योत तिर्यंश प्रायोग्य होता है, तो उन दो प्रकृति को भी हटा देंगे। फिर उसके बाद फिर स्थावर
एकेंद्रीय रिलेटेड होता है, और फिर सूक्ष्म भी एकेंद्रीय रिलेटेड, साधारण। ठीक है, ये हो गया। तो इतनी कितनी हो गई? 2 2 4 4 8 9 10 11 12 13। ये 13 प्रकृतियां नामकरण की होती हैं। ये नामकरण की 13 प्रकृतियां, ठीक है, नामकरण की 13 प्रकृति। इसको कैसे याद रखना है आप लोगों को? ट्रिक में अगर कोई याद रखना हो तो फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 4 3 2 2 1 1। ऐसे पॉसिबल है याद रखना। जाति चतुष्क हो जाएगा, फिर ये 2 2 हो जाएंगे, स्थावर त्रिक हो जाएगी, और आतापुद्योत हो जाएगा। दीदी जैसे बुक में लिखा हुआ एकांत नरक तिर्यंच प्रायोग्य प्रकृतियों का सत्ता विच्छेद होता है, तो ये सिर्फ मतलब नरक और तिर्यंच ही बांधते हैं इन प्रकृतियों को। नरक और तिर्यंच बांधते नहीं है। प्रायोगिक का मतलब होता है इनसे रिलेटेड प्रकृतियां। कोई भी जीव इसका बंध कर रहा हो, उसके ऐसे परिणाम है कि जब वो नरक और तिर्यंच प्रायोग्य मतलब नरक और तिर्यंच रिलेटेड प्रकृतियों का बंध कर रहा है, तो उनको प्रायोग्य में बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें जो एकांत वाला वर्ड दिया हुआ है ना, एकांत नरक तिर्यंच प्रकृति प्रायोग्य, मतलब ऐसी प्रकृतियां जो तिर्यंच, अब जैसे आपको बोले नरक प्रायोग्य। नरक प्रायोग्य क्या है? वैखरी द्विक नरक प्रायोग्य नहीं है क्या? या फिर पंचेंद्रीय जाति नरक प्रायोग्य नहीं है क्या? अगर लेकिन तिर्यंच, एकांत नहीं है ना दीदी, वो बाकी हाँ लोगों के लिए वही भी वही होगा। वही मैं बोलना चाह रही हूँ, वही बोलना चाह रही हूँ कि दूसरी भी प्रकृति होती है, नरक प्रायोग्य होती हैं, तिर्यंच प्रायोग्य होती हैं, लेकिन एकांत सिर्फ इस मतलब ऐसी प्रकृतियां जिसका बंध सिर्फ इन्हीं परिणामों में हो, दूसरे में नहीं। अगर वैखरी द्विक की बात करें, पंचेंद्रीय जाति की बात करें, देव प्रायोगी का बंध करते हुए भी वैखरी द्विक का बंध कर लेगा। अगर वो देव प्रायोगी है, मनुष्य प्रायोगी, तिर्यंच प्रायोगी का बंध करते हुए भी पंचेंद्रीय जाति नामकरण का बंध कर सकता है। तो एकांत की जब बात करें, इनमें कुछ भी, जैसे कि हम नरक प्रायोगी की बात करेंगे तो नरक और तिर्यंच प्रायोगी में ये दोनों प्रकृतियां आ गई, नरक द्विक और तिर्यंच द्विक। उसके बाद जाति चतुष्क है। जाति चतुष्क मतलब जाति चतुष्क में बचा क्या? पंचेंद्रिय। ठीक है, मतलब जाति के 5 प्रकृतियों में से पंचेंद्रिय नामकर्म बचा। पंचेंद्रिय नामकर्म मनुष्य प्रायोग और देव प्रायोगी को हमने एग्जेप्शन मतलब ऊपर क्या बताया कि किसकी सत्ता रह गई है, तो मनुष्य प्रायोग और देव प्रायोगी की सत्ता रह गई है। तो मनुष्य प्रायोग देव प्रायोगी में ओनली एंड ओनली ये भी पंचेंद्रिय होता है, ये भी पंचेंद्रिय होता है, तो ये दोनों ओनली पंचेंद्रिय होते हैं। और जो जाति चतुष्क होता है, विकलेंद्रिय वगैरह होता है, वो तिर्यंच प्रायोगी प्रकृति होती है। तो उससे रिलेटेड जो है वो सिर्फ मतलब जाति चतुष्क, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, वो सब तिर्यंच प्रायोगी होता है। तो इसको भी तिर्यंच रिलेटेड होने से सत्ता से हटा दिया जाता है। ये भी एकेंद्रीय प्रायोग्य होते हैं, ये भी तिर्यंच प्रायोग्य होते हैं, उसके बाद ये भी तिर्यंच प्रायोग्य होते हैं। पंचेंद्रीय प्रायोगी तो होते नहीं है, मतलब ये। ठीक है, तो ऐसा ये बता दिया। ये सारी प्रकृतियां क्या है, सबसे पहले सत्ता से क्षय हो जाएंगी। अब ऐसा मान के चलते हैं 2 प्रकार के जीव। हाँ ठीक है, अभी तो हम क्रम देख रहे थे ना। ये 16 प्रकृति हो गई, 3 प्रकृति प्लस 13 प्रकृति। उसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट किसका नंबर आता है, तो नेक्स्ट नंबर आता है मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का। अब मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं, ये क्या था? मध्यम आठ कषाय मोहिनी कर्म की प्रकृति थी ना, फिर बीच में दर्शनावर्णी और नाम कर्म की प्रकृतियां आई थी। अब मोहिनी कर्म को पहले, सबसे पहले 8 कर्मों में मोहिनी कर्म को क्षय किया जाता है। मोहिनी कर्म को एक के बाद एक हटा दिया जाए, मतलब अब हटा देते हैं। अब सबसे पहले मध्यम आठ कषाय को हटाया हमने। मोहिनी कर्म में एक तो होता है D3 और होता है चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां। इन 25 प्रकृतियों में से 16 प्रकृति तो कषाय की होती हैं और 9 प्रकृति 9 कषाय की होती है। 16 प्रकृतियों में 4 4 4 4 होती है, और ये 9 प्रकृतियों में 3 वेद होते हैं, और उसके बाद हास्य षटक होता है। ठीक है, अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय, मतलब सबसे पहले D3 का क्षय, अनंतानुबंधी का क्षय हुआ सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद D3 का क्षय हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मध्यम आठ कषाय एक साथ क्षय की बात कर दी, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास 4 प्रकृति मतलब 4 कषाय मतलब संज्वलन चतुष्क बचा है, और 9 कषाय बचे। अब अगला क्रम किसका आएगा? संज्वलन चतुष्क का क्रम बाद में आता है। पहले तीनों वेद में से पहले 2 वेद होता है, फिर हास्य षटक होता है, फिर पुरुष वेद होता है। इस क्रम में सत्ता का क्षय किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नपुंसक वेद सत्ता से जाता है, उसके बाद फिर स्त्री वेद सत्ता से जाता है, उसके बाद हास्य षटक जाता है, और फिर
पुरुष वेद जाता है। ठीक है, ये हो गई 9 नौकषाय। अब 9 नौकषाय के बाद में संज्वलन का नंबर आता है। तो सबसे पहले संज्वलन क्रोध, फिर संज्वलन मान, फिर संज्वलन माया और फिर संज्वलन लोभ। ये सत्ता से क्रम पूर्वक जाते हैं। ठीक है, ये हुआ अभी। हाँ, फिर उसके बाद क्षय, ये हो गया मोहिनी कर्म का टोटल क्षय। अब मोहिनी कर्म के क्षय के पश्चात जीव किस में आ जाता है? मोहिनी कर्म का क्षय हो गया मतलब 11वां गुण स्थान तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें उपशम अवस्था होती है। तो क्षय होने के बाद वैसे ही शपथ श्रेणी की बात चल रही है, 12th गुण स्थान आता है। 12th गुण स्थान में जीव को ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की प्रकृतियों को क्षय करना है। अब ये ज्ञानावर्णी 5, अंतराय 5 और दर्शनावर्णी 4, ये प्रकृतियां तो उदयमान होती हैं। उदयमान होती हैं तो ये अपने आप क्षय को प्राप्त होती जाती हैं। लेकिन जो प्रकृति अनुदयमान है, निद्रा पंचक, इस निद्रा पंचक में से 2 प्रकृतियों की 3 प्रकृतियों की ये बात हमने पहले कर दी कि वो 9वें गुण स्थान में ही क्षय को प्राप्त हो चुकी हैं, स्त्यानर्धी त्रिक। तो अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास सिर्फ निद्रा द्विक बचा। और निद्रा द्विक 12th गुण स्थान, शपथ श्रेणी में निद्रा द्विक का उदय नहीं होता, तो 12th गुण स्थान में निद्रा द्विक का उदय नहीं होता और 12th गुण स्थान में अनुदयमान प्रकृति होने के कारण से निद्रा द्विक किसके द्वारा क्षय को प्राप्त होगी? स्त्रीभुक संक्रमण के द्वारा। आंसर भी मुझे देना पड़ गया। चलो, स्त्रीभुक संक्रमण के द्वारा क्षय को प्राप्त होगी। अगर ये स्त्रीभुक संक्रमण के द्वारा क्षय को प्राप्त हो रही है तो इसकी सत्ता लास्ट समय तक बचेगी क्या? नहीं बच पाएगी। ठीक है, तो इसलिए निद्रा द्विक का जो सत्ता रहती है वो इन तीनों की मतलब इन 14 प्रकृतियों की सत्ता के पहले ही क्षय को प्राप्त हो जाती है, एक समय पहले, निद्रा द्विक। तो क्रम क्या हो जाता है? क्रम इनका क्रम अलग हो जाता है। निद्रा द्विक पहले चले जाती है, उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय का नंबर आता है। ठीक है, ये हुआ अभी। इसके बाद जो प्रकृतियां बची वो क्या बची? अब घाती कर्मों का क्षय हो गया। अब अघाती कर्मों में हमारे पास वेदनी कर्म की दोनों प्रकृतियां हैं। दोनों प्रकृतियों का उदयमान प्रकृति जो भी रहती है उस अपेक्षा से 14वें गुण स्थान तक उसका उदय रहता है। उसके बाद फिर आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म में हमारे पास सिर्फ एक मनुष्य आयु है। तो मनुष्य आयु का उदय कहाँ तक रहता है? 14वें के लास्ट तक रहता है। और उसकी बात हमने कर भी ली कि उसकी सत्ता योगी गुण स्थान क्या क्या है, नियमा भजना क्या क्या है। उसके बाद फिर गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र, दोनों की बात अभी हमने दोनों को सत्ता से नहीं हटाया है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र में से उच्च गोत्र तो क्या है? 14वां गुण स्थान तक उदय में रहता है, लेकिन नीच गोत्र 14वें गुण स्थान तक उदय में नहीं रहता। वो प्रकृति क्या है? अनुदयमान होने से स्त्रीभुक संक्रमण को प्राप्त होने वाली प्रकृति है। स्त्रीभुक संक्रमण से क्षय को प्राप्त होने वाली प्रकृति है। ठीक है, फिर नामकर्म की बात करें तो नामकर्म की अभी हमने सिर्फ 13 प्रकृतियों के बारे में डिस्कस किया है। हमारे पास कुल प्रकृति कितनी है? 93 प्रकृति। ठीक है, तो 93 प्रकृतियों में कितनी प्रकृति की बात कर ली हमने? नामकर्म की 13 प्रकृतियों की सत्ता हमने सत्ता क्षय कर दिया शपथ श्रेणी में। अब फिर 13 के अलावा और कुछ किया है क्या? नहीं किया। उदयमान कितनी है? तो उदयमान देख लेते हैं। उदयमान कितनी होंगी? ये सब उदयमान चल रहा है। उदयमान कितनी होगी इनके साथ में? और गति में कौन सी गति होगी? मनुष्य गति। अनुपूर्वी कोई सी होगी क्या? नहीं होगी। नहीं। जाति में पंचेंद्रिय जाति पंचेंद्रिय। उदयमान है। ठीक, शरीर उद्गल विपाकिनी प्रकृति, तो उसका तो उदय रहता नहीं है 14th गुण स्थान में, काय योग रिलेटेड नहीं होता तो। ठीक है, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, फिर सानन संस्थान, बंधन संघातन भी सत्ता है पर वो अनुदयमान है। फिर क्या आया? सानन संस्थान, सानन का उदय रहता है क्या? हाँ। सानन तो उद्गल विपाकिनी है ना, उसका उदय नहीं होगा। संस्थान का होगा क्या? उद्गल विपाकिनी है, उसका भी उदय नहीं होगा। संस्थान का सानन और संस्थान दोनों का उदय नहीं रहता है, तो वो दोनों भी स्त्रीभुक संक्रमण से अनुदयमान है, तो स्त्रीभुक संक्रमण से जाएंगे। फिर वर्ण आदि 20 प्रकृतियों का उदय होता है क्या 14 गुण स्थान में? वो भी पुद्गल विपाकिनी है, अभी नहीं होगा। नहीं। फिर बात करते हैं विहायोगति। विहायोगति की भी बात करें तो विहायोगति भी हमने क्या बता दिया?
अनुदयमान बता दिया क्योंकि वो अनुदयमान। काय योग रिलेटेड होती है, 14 गुण स्थान में अयोगी अवस्था होती है। विहायोग गति हटा दो। आनुपूर्वी, आनुपूर्वी मनुष्य अनुपूर्वी का भी उदय नहीं होता, अनुपूर्वी का उदय सिर्फ विग्रह गति में होता है, तो उनका वो भी अनुदयमान प्रकृति है, उसको भी संक्रमण के द्वारा हटाना रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर आनुपूर्वी विहायोग गति हो गया। अब पराघात अष्टक। पराघात नाम कर्म पुद्गल विपाकिनी है क्या? हाँ पराघात पुद्गल विपाकिनी है। उच्छ्वास पुद्गल विपाकिनी है क्या? जी विपाकिनी है, लेकिन फिर भी श्वासोच्छ्वास नहीं है। हाँ हाँ, काय प्लीज योग लेट मी डिलीवर दिस मैसेज। आप बस इतना बताइए पुद्गल विपाकिनी है कि नहीं है। पुद्गल विपाकिनी है क्या? नहीं है। पुद्गल विपाकिनी नहीं है वो प्रकृति, लेकिन 14 गुण स्थान में उसका उदय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो श्वासोश्वास रिलेटेड प्रकृति है और आनापान का निरोध जीव ने 13 गुण स्थान में लास्ट अंतर्मुहूर्त में कर दिया, तो 14 में उसका उदय नहीं होता। ठीक, अब उच्छ्वास के बाद आता है आतप उद्योत। तो आतप का उदय, उद्योत का उदय जो बताया हमने तिर्यंच वगैरह और उसमें सब में बता दिया, वो भी मतलब अनुदयमान प्रकृति हो गई। नेक्स्ट है अगुरु लघु। अगुरु लघु पुद्गल विपाकिनी है क्या? अगुरु लघु पुद्गल विपाकिनी है। हाँ 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 तीर्थंकर नाम कर्म नहीं, तीर्थंकर नाम कर्म नहीं है। मतलब तीर्थंकर नाम कर्म का 14th गुण स्थान तक उदय हो सकता है, 14 गुण स्थान के लास्ट समय तक उसका उदय हो सकता है। उसके बाद फिर अच्छा, शरीर की बात हमने डिस्कस हाँ कर ली ना, शरीर की बात, ठीक है। फिर तीर्थंकर नामकर्म हो गया। अब नेक्स्ट आया है अगुरु लघु, तीर्थंकर, उपघात के पहले निर्माण। निर्माण नामकर्म है। निर्माण नामकर्म पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। फिर है उपघात, वो भी पुद्गल विपाकिनी प्रकृति, वो सब अनुदयमान हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर त्रस दशक, स्थावर दशक। त्रस दशक में पुद्गल विपाकिनी प्रकृति क्या नहीं है, पहले देख लेते। त्रस का उदय होता है लास्ट समय तक। स्थिर होती है और शुभ होती है, इसमें ये ध्यान रखना रहेगा हमको। ये 3 को नहीं लेना, बाकी को हम ले सकते हैं। त्रस रहता है, त्रस नामकरण का उदय। उसके बाद फिर त्रस के बाद बादर का उदय भी रहता है, पर्याप्त का उदय भी रहता है। प्रत्येक का उदय 14th गुण स्थान के लास्ट समय तक नहीं रहता, क्योंकि वो पुद्गल विपाकिनी है। ठीक है, फिर आया स्थिर। स्थिर शुभ की बात हो गई। सुभग का उदय रह सकता है, सुस्वर का उदय रह सकता है क्या? सुस्वर पुद्गल विपाकिनी नहीं है, लेकिन वचन योग से रिलेटेड है। वचन योग से रिलेटेड होने पर वो प्रकृति अनुदयमान हो जाती है 14 गुण स्थान में अयोगी अवस्था में। सुभग सुस्वर आदे नामकरण का उदय रह सकता है और यश कीर्ति का उदय रह सकता है। ठीक है, ये हो गई प्रकृतियां। अब ये कितनी है नामकरण की? 1 2। स्थावर में से कोई का उदय रहेगा क्या? स्थावर दशक में से 14 गुण स्थान के लास्ट समय में नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्रकृतियां तो 14 गुण स्थान वाली हो गई और 13 प्रकृतियों का क्षय हमने पहले कर दिया, तो कितना हो गया? 22 प्रकृति। 93 में से 22 प्रकृति हटाएंगे तो कितना बचा? 81 कैसे बच गए? फिर अशुभ भी तो निकालेंगे। 71 अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, बराबर। ये 10 प्रकृति ये हटेंगी ना? नहीं नहीं, 10 प्रकृति अस्थिर अष्टम वगैरह क्यों? अच्छा 13 गुण, नहीं नहीं नहीं, 13 गुण स्थान वगैरह की नहीं बात हो रही है। 81 कैसे? 71 सॉरी 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 सॉरी, सहता और असहता वेद ने नहीं लिए ना। अभी हम नाम कर्म का डिस्कशन चल रहा है। अभी नाम कर्म की कुल 93 प्रकृति हैं। इन 93 प्रकृतियों में से 13 प्रकृतियों को तो हमने सत्ता मतलब पहले ही सत्ता से हटा दिया गया है, और ये 9 प्रकृति हमारी 14 गुण स्थान के लास्ट समय तक उदय में रहेगी। 93 माइनस 22 71 होते हैं ना, बराबरी तो है। 22, तो ये बची हमारी 71 प्रकृति। हाँ 71 आएगी। 71 प्रकृति तो हो गई। 71 के अलावा फिर हमें अभी इसमें नीच गोत्र भी ऐड करना है। इसमें हमको 7 में से कोई एक है, ठीक है, हाँ ठीक है, 7 को तो अभी लेंगे नहीं ना, क्योंकि
भी कलेक्टिवली है। तो 71 प्लस नीच गोत्र कितनी हो गई? 72 प्रकृति। तो ये 72 प्रकृति इसमें 14 गुणस्थान के लास्ट समय, सेकेंड लास्ट समय में त्रिभुव संक्रमण के द्वारा क्षय को प्राप्त हो जाती है। मतलब इनकी सत्ता सेकेंड लास्ट समय तक ही रहती है, उसके आगे नहीं रहती। 72 प्रकृतियों की उसके आगे क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो अनुदयमान प्रकृतियां हैं और उदयमान प्रकृति सिर्फ ये है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। जब हम नेक्स्ट आगे की मतलब देखेंगे इन प्रकृतियों को खोल के, जब रहेगा इनके सत्तायोग और नियमा भजना, फिर उसमें और क्लियर हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र।